निर्माण होगा, ये मुझे बता दीजिए। उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होगा या फिर सीधा, यानी रियल इमेज बनेगा या फिर वर्चुअल इमेज बनेगा। तो याद रखना, ये जो कॉन्केव लेंस होता है यानी कि जो अवतल लेंस होता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ऑलवेज इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है यानी कि जो अवतल लेंस होता है, उसमें हमेशा प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, सीधा यानी कि इरेक्ट। डन, यानी कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और भी आपके क्वेश्चन आए तो बता दीजिएगा। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। ओके, और कुछ बताइए, और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो साइंस का? हाँ बिल्कुल, वर्चुअल उल्टा। डन, ठीक है। अब रोहित सर क्वेश्चन। चलिए बच्चों, फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं ये आर्टिकल, और काफी बच्चों ने मैसेज में भी लिखा था इन आर्टिकल्स के बारे में। तो एक बार आपको इन आर्टिकल्स की मैं डिटेल बता देता हूं, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में इन आर्टिकल्स को पढ़ते नहीं है। अब सुनो ध्यान से, आपके सामने मैं कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स लिख रहा हूं, उन्हें समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आर्टिकल 330। अब याद रखना, आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन रहेगा। यस, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा में से किस में एससी एसटी का रिजर्वेशन दिया गया है, तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें रिजर्व्ड होती हैं। अब कितनी एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 131 सीट। तो लोकसभा में 131 सीट एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड होती हैं, राज्यसभा में एससी एसटी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब सुनिए, आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है, दो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। यह आर्टिकल 331 में लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रावधान को रिसेंटली मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है, तो अब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर आर्टिकल 332 समझो बेटा। आर्टिकल 332 क्या कहता है? आर्टिकल 332 वही बात कहता है जो आर्टिकल 330 कहता है। अब आर्टिकल 332 क्या कह रहा है समझिए। आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन है, तो जो बात आर्टिकल 330 लोकसभा के लिए कहता है, वो बात आर्टिकल 332 किसके लिए कहेगा? विधानसभा के लिए। तो आर्टिकल 332 में लिखा हुआ है कि विधानसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन मिलेगा। समझ आ गया? तो विधानसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 332 में लिखा हुआ है। अब पूछोगे कितनी सीटें होंगी, ये बात याद रखना, एससी के लिए कितनी सीट है, एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में एससी एसटी की क्या जनसंख्या है, क्या पॉपुलेशन है। लोकसभा तो पूरी कंट्री में एक है, इसलिए मैंने यहां पर नंबर लिख दिया, लेकिन विधानसभा का नंबर नहीं बता सकता। अगर किसी, मान के चलो, अगर किसी स्टेट में एससी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर विधानसभा में एससी के लिए ज्यादा सीट रिजर्व्ड रहेंगी। ये बात समझ में आ गई? फिर आर्टिकल 333 क्या कहता है? आर्टिकल 330 वही कहता था जो आर्टिकल 331 कहता है। अब समझिए, आर्टिकल 333 कहता है कि विधानसभा में गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। यस, लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन का प्रावधान था, इसमें प्रेसिडेंट, इसमें गवर्नर, लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा से एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन का प्रावधान प्रोविजन खत्म कर दिया है। वो संशोधन नंबर था 104 संविधान संशोधन 2019। याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान कहां से, एंग्लो इंडियन का प्रावधान कहां से, मतलब कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया है, तो आंसर क्या होगा? 104 संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन का प्रावधान मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आर्टिकल 138 क्या है? आर्टिकल 138, अब चलो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें सीरीज से बता देता हूं ये आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो जरा ध्यान से सुनो। ये याद रखना, आर्टिकल 131 में आपको थोड़ा लाइन से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार कहां पर दिया हुआ है? आर्टिकल 131 में दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 131 में। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बच्चों, केंद्र सरकार की लड़ाई राज्य सरकार से हो रही है या फिर राज्य सरकार की लड़ाई किसी दूसरे राज्य सरकार से हो रही है, तो ऐसी स्थिति में केस कौन सुनेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है। अच्छा नेगी आप पूछ रहे हैं आर्टिकल 39A क्या है? आर्टिकल 39A देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आर्टिकल 39A, तो आर्टिकल 39A क्या है? आपका 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराई जाएगी। तो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 39A, जो कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था भारत के संविधान में। ठीक है, यस, जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन है। ओके, सागर सरोवा आप पूछ रहे हैं आर्टिकल 101। आर्टिकल 101 में लिखा हुआ है वेकेशन ऑफ सीट्स, वेकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, मतलब संसद में सीटें कैसे खाली हो सकती हैं, यह लिखा हुआ है आर्टिकल 101 में। अब दोबारा मैं आ जाता हूं बेटा, आर्टिकल 131 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, हिंदी में इसे कहते हैं संवैधानिक मामलों में संवैधानिक मामलों में अपील। यह है आर्टिकल 132 में। फिर आर्टिकल 133 में क्या है? दीवानी मामलों में अपील। सिविल मैटर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? दीवानी मामलों के अपील। मतलब मान लो दो बिजनेस को लेकर लड़ाई हो रही है, दो बिजनेस आपस में लड़ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे सिविल केस कह सकते हैं। तो दीवानी मामलों में अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, यह आर्टिकल 133 में लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 134, यस करण गौर आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट आर्टिकल 39A कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यह पूरा आर्टिकल 39A है। अब सुनो, आर्टिकल 134 क्या कहता है? आर्टिकल 134 कहता है अपील बाय स्पेशल लीव। आर्टिकल 134 में लिखा, आर्टिकल 134 में लिखा हुआ है अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, आपराधिक मामलों में अपील, ये आर्टिकल 134 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 136, क्योंकि आर्टिकल 135 पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फेडरल कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 136 में लिखा हुआ है अपील बाय स्पेशल लीव, विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो अपील बाय स्पेशल लीव बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हिंदी में कहते हैं विशेष अनुमति द्वारा अपील। ठीक है, ये हो गए आर्टिकल। अब आएगा आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में अब सच मुझे भी फिलहाल यस रिव्यू पेटिशन का जिक्र है। आर्टिकल 137 में रिव्यू पेटिशन का जिक्र है, मतलब पुनर्विचार याचिका का जिक्र है आर्टिकल 137 में। और आर्टिकल 138 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया जा सकता है, यह आर्टिकल 138 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 139 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। आप सबको पता होगा सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट रिट किसी और उद्देश्य से जारी नहीं करती है। लेकिन याद रखना, आर्टिकल 139 कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकता है कि वो रिट किसी और उद्देश्य के लिए भी जारी कर सके, फॉर एग्जाम्पल किसी कानूनी अधिकार के लिए। ठीक है, तो बच्चों याद रखना। जतिन कुमार आप कह रहे हैं आर्टिकल 232, मेरे ख्याल से शायद से आर्टिकल 232 समाप्त हो चुका है। एक बार आप चेक करना, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा, क्योंकि क्या है ना, आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 तक ये सारे आर्टिकल आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन 232 आर्टिकल नंबर 232 मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अच्छा, एक और चीज, बच्चे काफी पूछ रहे हैं कि सर आप एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर क्लास ले लो। देखो मैं आपको फिर से बता दूं,
दिल्ली पुलिस में हर बार यही होता है कि आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इस संडे को मैंने मैराथन में आर्टिकल्स पढ़ाए थे करीबन 70। अब मैं कोशिश करूंगा कि अब जो नेक्स्ट मैराथन होगी, मैं उस मैराथन में आपको आर्टिकल 70 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट रैंडम आर्टिकल हैं वो भी आपको एक बार बता दूंगा, ताकि जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर आर्टिकल 338 आया था एग्जाम में। आर्टिकल 338 क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, मतलब राष्ट्रीय आयोग, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 338 में। आर्टिकल 338A में लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, पिछड़ी जातियों के लिए, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए नेशनल कमीशन। और आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट से कहता है कि प्रेसिडेंट एक बैकवर्ड कमीशन को अपॉइंट करे, ठीक है। जय गोविंद कुमार, आर्टिकल 213 में लिखा हुआ है गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति कहां पर लिखी गई है? आर्टिकल 213 में। और आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर का जिक्र है, ठीक है। तो अब सुनिए ध्यान से, हम मेरे ख्याल से क्लास वाइंड अप करते हैं, क्योंकि एज सच मेरे पास आज बच्चों ने ज्यादा मुझे क्वेश्चन भेजे नहीं है। तो देखते हैं कल अगर मुझे ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं वो डिस्कस कर लूंगा। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं इस संडे को, अगर मैराथन है तो मैं इस संडे के दिन आपको बाकी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाऊंगा। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल कमीशन, इमरजेंसी, इन सब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो इस संडे को मैं मैराथन में कराऊंगा। अगर मैराथन है मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। तो याद रखना, आप लोग की टेंशन मत लो, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको करा दूंगा आर्टिकल 70 के बाद। तो इसलिए जय गोविंद, आप कह रहे हैं 124 संशोधन क्या है? याद रखो, जो आप पूछ रहे हो 124वां संशोधन, एक्चुअल में 124वां संशोधन बिल है जय गोविंद। इसमें लिखा हुआ था वही कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, जो जनरल कैटेगरी में गरीब लोग होते हैं उनको मिलेगा क्या? रिजर्वेशन 10%। किसमें? गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट नौकरियों में, इन सब का जिक्र है आर्टिकल 124th अमेंडमेंट एक्ट में, नॉट अमेंडमेंट एक्ट, 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, ठीक है। यही बाद में जाकर 130वां संविधान संशोधन अधिनियम में कन्वर्ट हुआ था 2019 में। याद रखिए, 130वें संशोधन के द्वारा जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग होते हैं, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको रिजर्वेशन मिला था सरकारी नौकरियों में, प्लस ये जो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज होते हैं उन सब में रिजर्वेशन की बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब सेशन वाइंड अप कर देते हैं। बेटा जो पूछ रहा है आर्टिकल 354, अब आपको बता दूं आर्टिकल 354 आपका नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होता है ना, वित्त संबंध होते हैं, उसको प्रभावित किया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये आर्टिकल 354 में लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? यूजुअली मैंने एक बच्चे से पूछा था, बच्चे ने मुझे बताया था सर कुछ पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं यूजुअली 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से इमरजेंसी में से फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। देखो तुम लोगों के एग्जाम पेपर को अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूं, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, डीपीएसपी के आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल काफी पूछे जा रहे हैं, इमरजेंसी के आर्टिकल काफी पूछे जा रहे हैं। इस एरिया से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चा पूछ रहा है 233 क्या है, बेटा बता दूं 233 से लेकर 237 तक इसमें जिक्र किया गया नितिन कुमार सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीन में न्यायालय का। हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट नहीं होते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उन सब का जिक्र होता है आर्टिकल 233 से लेकर 237। अब शिवराज आप कह रहे हैं आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये जो धार्मिक संस्थान होते हैं ये अपना मतलब प्रचार कर सकते हैं, संस्थान एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में आधारित है, जैसे रामकृष्ण आश्रम मार्ग हो गया, अरबिंदो सोसाइटी हो गया, ये आर्टिकल 26 में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब हम अच्छा, जिसने पूछा है आर्टिकल 146, मुझे जहां तक ऐसा सच याद है कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। तो बेटा आर्टिकल 146 एज सच मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से आर्टिकल 146 सुप्रीम कोर्ट की से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर आर्टिकल होगा। एज सच मैं सही बताऊं, मेरे दिमाग में ऐसा भी नहीं है कि सारे आर्टिकल एकदम घुसे पड़े हुए हैं। संविधान में करीबन 500 आर्टिकल होंगे, सारे 500 आर्टिकल मेरे दिमाग में इस वक्त
नहीं होते हैं। आर्टिकल 3 बता देता हूं। आर्टिकल 3 का क्या सीन है? आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट भारत के राज्यों के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर पार्लियामेंट को किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू करेगा? अगर पार्लियामेंट को किसी राज्य का एरिया बढ़ाना है तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू करेगा? किसी राज्य का एरिया घटाना है तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू करेगा? ये सारी बातें कहां पर लिखी गई हैं? आपकी आर्टिकल 3 के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, तो फाइनली हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। अच्छा, जो बच्चा पूछ रहा है आर्टिकल 89 क्या है, आर्टिकल 89 में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जिक्र है। समझो एक चीज, आर्टिकल 89 से करीबन 92 तक ये सारे आर्टिकल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से रिलेटेड हैं, और आर्टिकल 93 से स्टार्ट होता है करीबन, याद नहीं, 3-4 आर्टिकल तक वो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप कर देते हैं बच्चों। अब हम मेरे ख्याल से कल मिलते हैं। ठीक है, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, और अगर क्वेश्चन मुझे कम मिल पाते हैं तो फिर मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दूंगा। चलिए ओके बच्चों, शुक्रिया, कल मिलते हैं। और याद रखना, जब भी मैराथन होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैराथन में आना मत भूलना, क्योंकि ये मैंने देखा है कि इस संडे को जो मैंने 70 आर्टिकल कराए थे उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ रहे हैं। तो आर्टिकल मैं करा ही रहा हूं आपको मैराथन में, कोशिश करूंगा इस बार भी आपको नए नए आर्टिकल कराते जाऊं। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, शुक्रिया, बाद में मिलते हैं।